Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे 3 सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। सेक्शन नंबर 58, 59 और 60। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के 3 सेक्शंस हैं जो बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस की। सेक्शन 58 हमको बताएगा कि अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलता है या आपको दिया जाता है पर जो वो दिया गया है और मिला है वो फ्रॉड के तरीके से, यानी कि अनलॉफुल तरीके से या फिर अनलॉफुल तरीके से कंसिडरेशन जिसमें इन्वॉल्व हो, उस तरीके से अगर आपको मिला है तो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या स्टेटस होगा और उनसे रिलेटेड जो पार्टीज है उनकी क्या लायबिलिटी होगी। ये सेक्शन 58 हमको बताएगा। सेक्शन नंबर 59 ये बात करेगा कि अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको डिसऑनर होने के बाद में या फिर ओवरड्यू होने के बाद में अगर मिलता है, मींस कोई पर्सन डिसऑनर होने के बाद में किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के होल्डर बनते हैं तो उनके क्या राइट रहेंगे, ये सेक्शन नंबर 59 बताएगा। और सेक्शन नंबर 60 उनसे ही रिलेटेड एक छोटा सा प्रोविजन हमको समझाएगा। तो ये तीनों ही सेक्शंस हम इस वीडियो में समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 58। आइए दोस्तों, सेक्शन 58 क्या बोलता है उसके हेडिंग देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मीन्स, गलत तरीके से, और फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन मतलब कि गलत पेमेंट करते हुए, या फिर जो उसका पेमेंट है, कंसिडरेशन है, वो अनलॉफुल तरीके से मिला है लोगों को। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अनलॉफुल मीन या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन के थ्रू हमको मिलता है तो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या किया जाएगा और उससे रिलेटेड जो पार्टीज है उनका स्टेटस और लायबिलिटी क्या रहेगी। आइए देखते हैं ये प्रोविजन क्या बोलता है। सो व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन लॉस्ट, घूम चुका है, और हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी मेकर, acceptor or holder thereof by means of an offense or fraud or for an unlawful consideration। वही बात हुई, या तो कोई अपराध करके, या तो कोई फ्रॉड करके, या फिर कोई अनलॉफुल कंसिडरेशन के साथ में कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर मिलता है या फिर वो घूम चुका है तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। नो पजेसर मतलब कि जिसको वो घुमा हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है या फिर जिनको वो फ्रॉड वाला इंस्ट्रूमेंट मिला है, तो कोई भी ऐसा पजेसर है या फिर इंडोर्सी है हु क्लेम्स थ्रू द पर्सन हु फाउंड और सो ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ड्यू। स्टार्टिंग में ही वर्ड लिख दिया है नो, मतलब आगे जो भी लिखी हुई है उसको नेगेटिव में पढ़िएगा कि कोई भी पजेसर, कोई भी इंडोसी जो क्लेम कर रहा है मनी थ्रू दैट पर्सन जिसको ये इंस्ट्रूमेंट मिला है, वो अमाउंट को क्लेम नहीं कर पाएगा जो ड्यू है देयर ऑन फ्रॉम सच मेकर, एक्सेप्टर और होल्डर, और फ्रॉम एनी पार्टी प्रायर टू सच होल्डर, मतलब प्रायर पार्टी से भी वो पेमेंट नहीं ले पाएगा। आगे अनलेस कंडीशन डाल दी है कि ये नो यस हो जाएगा अगर सच पजेसर और इंडोसी इज और सम पर्सन थ्रू whom he claims was a holder thereof in due course। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से, तो ये सेक्शन 58 आपको समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सेक्शन 58 को। सो 3 पर्सन है, ए, बी और सी। ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और बी को दिया, लॉस्ट, और वो यहां पर घूम चुका है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरा, ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज बी को दिया बट फ्रॉड के साथ में दिया, मतलब कि फ्रॉड हुआ, या तो उन्होंने सिग्नेचर्स गलत किए या फिर जो कंसिडरेशन यहाँ पर इन्वॉल्व था वो अनलॉफुल था, कुछ भी चीज हो सकती है। सो जो बी है जिनके साथ में यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो लॉस्ट हो चुका है, घूम चुका है, या फिर वो फ्रॉड में मिला है। अब यही इंस्ट्रूमेंट आगे जाके मिलता है सी को। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सी की यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उनके पास में क्या राइट्स है। तो सी हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल में हो जाएंगे, या तो वो पजेसर है,
जिनको ये मिला है जो लॉस्ट है, या फिर वो इंडोर्सी है। अगर बी ने इंडोर्स कर दिया होगा सी को, तो ये दोनों ही पर्सन हो सकते हैं। तो ये जो सी पर्सन है उनको एक भी पैसा मनी और अमाउंट नहीं मिलेगा। क्यों? सेक्शन ऐसा बोल रहा है कि उनको नहीं मिलेगा अनलेस होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होते हैं, HDC होते हैं, तो फिर उनको पैसा मिलेगा, वरना उनको ये पैसा नहीं मिलेगा। सो जो सी है, जो पोजेसर है पहले वाले केस में, उनको घुमा हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है और वो क्लेम कर रहे हैं कि जो पहले पर्सन था बी, उसने मुझे इंडोर्स किया है और मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूँ, मतलब मैंने गुड फेथ में खरीदा था, तो उनको वो पैसा मिल जाएगा जो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उनको मिलना चाहिए था। बट अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, तो वो जो पोजेसर है या इंडोसी है, उनको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। वो लॉस्ट और फ्रॉड वाला जो उनको अमाउंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, यानी कि गुड फेथ में उन्होंने लिया था, तो फिर उनको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये है दोस्तों सेक्शन नंबर 58 जो बात कर रहा है कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो फ्रॉड के थ्रू, अनलॉफुल मीन्स के थ्रू, अनलॉफुल कंसिडरेशन के थ्रू घुमा हुआ है, किसी और को मिला है, उसका हकदार कोई और था और मिला किसी और को है, उन सभी सिचुएशंस में कोई भी अमाउंट जो ड्यू है वो नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस आप होल्डर इन ड्यू कोर्स होंगे। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 59। अब दोस्तों सेक्शन नंबर 59 जो है वो बात कर रहा है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर किसी पर्सन को डिसऑनर होने के बाद में मिल रहा है या फिर मैच्योर होने के बाद में मिल रहा है, मींस वो ओवरड्यू था, तो उस वाली सिचुएशन में क्या होता है। सो दोस्तों देखते हैं सेक्शन क्या बोल रहा है। सेक्शन 59, इंस्ट्रूमेंट एक्वायर्ड आफ्टर, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसऑनर या फिर ओवरड्यू। So the holder of a negotiable instrument who has acquired it after dishonor, whether by, कितने तरीके हो सकते हैं, मीन्स ए ने बी को एक बिल ड्रॉ किया, बिल ने उसे एक्सेप्ट किया, बी ने एक्सेप्ट तो किया पर उसने पेमेंट नहीं किया, मतलब कि डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होने का पहला तरीका तो क्या हो सकता है कि नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब कि बी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया हो। दूसरा, उसने पेमेंट नहीं किया, जो हमने आपको बताया है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है। पर हमने हमेशा देखा है कि डिसऑनर जब भी होता है तो डिसऑनर होने के लिए हमेशा एक होल्डर को डिसऑनर का नोटिस मिलना चाहिए। So whether by non-acceptance, non-payment, with notice thereof or after maturity, अगर कोई भी बिल आपको मैच्योरिटी के बाद में मिलता है तो उसका कुछ इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है, उसके बाद में आपको मिला है। तो या तो अगर आपको डिसऑनर होने के बाद में मिला है, जिसके रीजंस हो सकते हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं था और पेमेंट नहीं था और नोटिस आपको मिल चुका है, या तो फिर मैच्योरिटी के बाद में मिला है, मतलब कि वो ओवरड्यू हो चुका था। इन सिचुएशंस में क्या होगा, हैज ओनली, मतलब दिस होल्डर has only as against the other parties the rights thereon of his transferor, means जो होल्डर है, ऐसा होल्डर जो डिसऑनर के बाद या फिर ओवरड्यू होने के बाद में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता है, उसके जो राइट्स होंगे वो एक ट्रांसफरर के ही होंगे जिससे उसको मिला है, उसके अलावा उसके कोई भी राइट्स नहीं होंगे। अब अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो वो क्या है, सपोज एक पर्सन है ए, उसने बी पर ड्रॉ किया है बिल, बी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो बी ने ए के पास में एज कोलेट्रल सिक्योरिटी कुछ गुड्स रखे कि अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो फिर ए इन गुड्स को सेल कर देगा और अमाउंट रिकवर कर लेगा। और हुआ यही, बी एक्सेप्ट तो किया पर उसने पेमेंट नहीं किया, तो ए ने ये गुड्स को बेचना चाहा, पर ए ने क्या किया, इस बिल को एंडोर्स कर दिया टू सी।
अब क्वेश्चन ये है, जो सेक्शन बोलता है कि सी के राइट्स क्या होंगे। तो इस वाली सिचुएशन में सी को ए से इंडोर्स्ड बिल मिला तो है, पर ए ने ये गुड्स बेचकर जो प्रोसीड्स है वो अपने पास में रख लिए हैं। बी ने ये गुड्स उसको इसीलिए दिए थे कि अगर मैं मैच्योरिटी पे आपको पेमेंट नहीं कर पाऊँ तो आप मेरे इन गुड्स को बेचकर प्रोसीड्स को रिकवर कर लेना। ए ने प्रोसीड्स को रिकवर कर तो लिया, अपने पास रख लिया, पर उसने बिल को आगे इंडोर्स कर दिया सी के पास में। तो सी के पास में कोई एक्स्ट्रा राइट्स नहीं है। सी के पार्ट्स जो टाइटल रहेगा वो रहेगा सेम जैसा ए के पास में है, और ए के साथ में जो टाइटल है वो सब्जेक्ट टू द कंडीशन है कि वो जो प्रोसीड्स है जो उसको मिले हैं वो तभी मिलेंगे जब वो मैच्योरिटी पे उसका पेमेंट हुआ होगा। तो सेक्शन भी यही बोल रहा है कि ट्रांसफरर के पास में जो राइट्स है वही उस होल्डर के राइट्स होंगे जो एक बिल के डिसऑनर या फिर मैच्योरिटी के बाद में होल्डर बना है, उसके राइट्स वही होंगे जो उसके ट्रांसफरर के होंगे। दैट्स इट। बट इस पूरे सेक्शन में एक अकोमोडेशन बिल करके भी एक चीज होती है, वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ, इसी सेक्शन के साथ में वो चीज रिलेटेड है। आइए देखते हैं। अब दोस्तों ये अकोमोडेशन नोट क्या होता है या फिर बिल क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या चल रही है, एक होल्डर है जिसको बिल डिसऑनर या फिर ओवरड्यू होने के बाद में होल्डर बनाया गया है, पर अगर ये होल्डर है और ये गुड फेथ में बना था और बिल ऑलरेडी डिसऑनर हो चुका है और ओवरड्यू हो चुका है, पर वो जो होल्डर बना है वो गुड फेथ में बना है। और वो क्यों बना है? फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग सम पार्टी देयर टू रेज मनी देयर ऑन, मतलब कि कुछ टाइम के लिए उनको मिल जाए और समय मिल जाए, मोहलत मिल जाए कि वो पैसा रेज कर सकते हैं। तो उस वाली सिचुएशन में वो पर्सन, वो होल्डर रिकवर कर सकता है वो अमाउंट जो उस नोट और बिल में लिखा है फ्रॉम एनी प्रायर पार्टी। मतलब कि यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है गुड फेथ का, और वो जो होल्डर गुड फेथ में बना है आफ्टर मैच्योरिटी किसी और पार्टी को हेल्प करने के लिए टू रेज मनी, तो वो फिर रिकवर कर सकता है ये अमाउंट फ्रॉम एनी प्रायर पार्टी। ये है सेक्शन 59 दोस्तों। अब हम आखिरी सेक्शन देखते हैं इस पूरे वीडियो का, वो है सेक्शन नंबर 60। छोटा सा एक सेक्शन है, आइए देखते हैं। अब दोस्तों सेक्शन नंबर 60 बहुत ही लॉजिकल बात और सिंपल सी बात बोल रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम बोलते हैं, मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल है, मींस आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, पार्टीज चेंज कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, पर कब तक बढ़ा सकते हैं? सेक्शन 60 ये बोल रहा है कि जब तक वो पेमेंट का सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, कंसिडरेशन नहीं मिलता है, तब तक आप उस नेगोशिएबल बिल को या फिर इंस्ट्रूमेंट को आप आगे बढ़ा सकते हैं। बट वंस द मेकर और द ड्रॉअर और द एक्सेप्टर, जिनको वो कंसिडरेशन मिलना चाहिए था वो मिल चुका है और वो सेटिस्फाई हो चुके हैं, तब उसके बाद में फिर नेगोशिएट नहीं हो पाएगा। यही बात कर रहा है सेक्शन नंबर 60। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी नेगोशिएटेड, उसको आप नेगोशिएट कर सकते हैं एक्सेप्ट बाय द मेकर ड्रॉयर एक्सेप्टर आफ्टर मैच्योरिटी। मतलब कि दो कंडीशंस हमें क्या देखनी है, एक तो आपको मैच्योरिटी ख्याल में रखनी होगी, दूसरा आपको कंसिडरेशन ध्यान में रखना होगा। दोनों में से जो भी अर्लियर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बिल में जो कंसिडरेशन है, जो पेमेंट है, वो सेटिस्फाई हो गया तो उसके बाद में नेगोशिएशन नहीं हो पाएगा, और अगर किसी बिल की मैच्योरिटी आ गई तो उसके बाद भी वो नेगोशिएट नहीं हो पाएगा। तो या तो कंसिडरेशन हो गया या फिर मैच्योरिटी हो गई, अर्लियर ऑफ द बोथ, जो भी पहले आ गया उसके बाद में वो बिल नेगोशिएट नहीं हो पाएगा। और यही वो सेक्शन कह रहा है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी नेगोशिएटेड एक्सेप्ट आफ्टर मैच्योरिटी अंटिल payment or satisfaction thereof by the maker, drawer, acceptor at or after maturity, but not after such payment or satisfaction। वो पेमेंट और सेटिस्फेक्शन एक बार हो गया उसके बाद में आप उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों इस पूरे वीडियो के अंदर सेक्शन 58, 59 और 60 हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पढ़ा है, जिसमें हमने समझा है कि किस तरीके से आफ्टर सेटिस्फेक्शन वाला हमने जो पॉइंट पढ़ा है वो सेक्शन नंबर 60 में है। सेक्शन नंबर 58 में हमने देखा है कि अगर कोई भी बिल लॉस्ट हो जाता है या फिर वो अनलॉफुल मींस या फिर कंसिडरेशन के थ्रू बनाया गया था, तो फिर उसमें जो होल्डर है उसकी लायबिलिटी क्या होती है। और सेक्शन 59 में हमने देखा है दोस्तों कि अगर ओवरड्यू होने के बाद में या फिर मैच्योर होने के बाद में, या फिर उसे हम कहें कि एक बार बिल
मैच्योर हो गया उसके बाद में अगर कोई होल्डर बनता है तो उसका राइट्स वही होगा जो उसके ट्रांसफरर का होता है। सो दोस्तों ये 3 सेक्शंस हमारे खत्म होते हैं और इसी के साथ में हमारा वीडियो भी खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपको अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ ईकेडा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि जब भी नए वीडियोज़ आएंगे तो आपको मिलेंगे। और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।